शुरू करते हैं अनुच्छेद नंबर 81 से 85 तक। तो क्या कहते हैं ये अनुच्छेद? इसमें सबसे पहले हमने जो टाइटल डाल रखा है वो है लोकसभा की संरचना। इसके पिछले अनुच्छेद नंबर 80 के अंतर्गत हमने राज्यसभा के बारे में समझा था। अभी हम अनुच्छेद के आधार पर समझ रहे हैं, हम जहां आवश्यक हो वहां डिटेल जा रहे हैं। बाकी हम जैसे ही अनुच्छेद पूरे कंप्लीट होंगे हमारे, उसके बाद हम उन इम्पोर्टेंट पैरा पर जाएंगे और उनकी डिटेल्स को देखेंगे। तो इन सभी के बारे में भी हम डिटेल करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ एक अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, तो एक के अंतर्गत दूसरे का कहीं थोड़ा सा डिटेल कहीं है कि ये अनुच्छेद उसमें दिया गया है, तो वहां पर हम उसका जिक्र कर रहे हैं। बाकी एक अनुच्छेद के अंतर्गत पढ़ते हुए दूसरे तीसरे किसी अन्य अनुच्छेद के अंतर्गत हम नहीं जा रहे। वो इसलिए क्योंकि हमें एक रेगुलर सारे अनुच्छेद माइंड में सेट हो जाए कि इन्हीं अनुच्छेद के अंतर्गत ये चीजें रखी गई है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 81 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 81 कहता है लोकसभा की संरचना। 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। तब वहां की उसका एक अनुपातिक रेशियो निकाला गया, उसके आधार पर वहां पर एक सीट अलॉट की गई। एक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है, वो डिपेंड करता है वहां की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो पुनः उसका समायोजन किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 82 ये वो आर्टिकल्स है जिसके बारे में बहुत कम पढ़ते हैं या जिसकी चर्चा नहीं की जाती है। चलिए, और की भी जाती है कहीं ना कहीं, तो बहुत कम की जाती है, तो हम इसको भी देखेंगे। संसद के सदनों की अवधि कितनी होती है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता क्या है? और संसद के सत्र, सत्रावास और विघटन की कार्यक्रम। तो 81 से 85 तक के कहने के तो 5 ही अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत भी काफी कुछ चीजें दी गई है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं 81 लोकसभा की संरचना। लोकसभा की वर्तमान स्थिति देख रहे हैं। अभी हम 81 आर्टिकल जो कहता है उसके कुछ बेसिस हैं। आर्टिकल 81 जस्ट पूरा डिटेल आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्तमान स्थिति में लोकसभा की संरचना। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, यह हमने पहले भी पढ़ा था। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता खुद वोट डालती है और अपने सांसद का निर्वाचन करती है, चयन करती है। भारत का हर नागरिक जिसकी 18 वर्ष से कम नहीं है, यानी 18 या 18 से अधिक है, वह भारत का प्रत्येक नागरिक वोट डालने का अधिकार रखता है। लोकसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकारी है। आर्टिकल नंबर 326 यानी 326 के अंतर्गत ये डिक्लेयर है, जिसे हम आगे चल करके पढ़ेंगे। संविधान का अनुच्छेद 81 जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पर यह बात कही गई है। लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिसमें से राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से अधिक तथा संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। यानी टोटल कितने सदस्य होंगे? तो 550 से ज्यादा सदस्य संसद में नहीं होंगे। ये संविधान के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत निर्धारित किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा की संरचना आर्टिकल नंबर 81, राज्यसभा की संरचना आर्टिकल नंबर 80, 80 और 81 राज्यसभा और लोकसभा। चलिए आगे क्या कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंगल भारतीय एग्लो भी बोलते हैं इसको, आंगल पे बोलते हैं, समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है।
इस प्रकार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होगी। 550 भारतीय मूल के, 2 विदेशी मूल के। आखिर ये विदेशी मूल का क्या ऑप्शन है, ये अगल है क्या? चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा इंडियन एग्लो इंडियन विशेष शब्द जो जाति और भाषा के संबंध में प्रयुक्त होता है। जाति के संबंध में यह उन अंग्रेजी की ओर संकेत करता है जो भारत में बस गए। अंग्रेज विदेश से, ब्रिटेन से भारत आए, भारत छोड़ करके गए 1947 में, लेकिन कुछ अंग्रेज यहीं पर बस गए, यहीं की सभ्यता संस्कृति अच्छी लगने लगी, वो बस गए यहाँ पर। इसके अलावा कुछ विदेशी जो भारत व्यापार करने के लिए आते हैं, व्यापार के उद्देश्य से आते हैं और कहीं ना कहीं इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिनको काफी समय हो गया। कुछ ऐसे लोग जिनके माता या पिता तो भारतीय, दोनों में से एक भारतीय है और एक विदेशी है, तो वो जो बेटे बेटी हैं उनको भी इस समुदाय में रखा गया। जैसे एक अभिनेत्री का नाम आपने सुना होगा, कैटरीना कैफ। मैंने के बारे में जब थोड़ा सा डिटेल इंटरनेट से लिया तो पता चला कि कैटरीना कैफ के पिताजी कश्मीरी है और माताजी विदेशी है। अब कैटरीना कैफ की जो नागरिकता है वो ब्रिटेन की है, कैटरीना कैफ रहती भारत में है। तो ऐसे लोग को एगला समुदाय के अंतर्गत रखा गया। इनके लिए 2 सदस्य संसद में रखे गए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। उनके लिए उनके पक्ष में बोलने वाले कोई लोग जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, संसद में बोलने का हक रखते हैं। तो ऐसे वो 2 सदस्य हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। बस गए या व्यवसाय अथवा पदाधिकार से यहाँ प्रवास करते हैं, प्रवासी रहते हैं। इनकी संख्या तो आज भारत में विशेष नहीं है और मात्र प्रवासी होने के कारण उनको देश के राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं, परंतु दूसरा वर्ग उनसे संबंधित देश का है और उससे देश के नागरिकों के सारे हक भी हासिल है। यह वर्ग भारत के अंग्रेजी प्रवासियों और भारतीय स्त्रियों के संपर्क में से उत्पन्न हुआ है। वही बात की हमने, यानी माता जिनकी भारतीय थी, पिता ब्रिटेनी थे। कुछ में ऐसा भी हुआ कि पिता भारतीय था, माता विदेशी थे, जो एग्लो इंडियन कहलाता है। इनकी संख्या काफी है और लोकसभा में इनके विशेष प्रतिनिधि के लिए संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित है। इस समुदाय के समझदार व्यक्ति अपने को सर्वथा भारतीय और भारत के सुख दुख में शरीक मानते हैं। कुछ लोग, ये बात इसमें कही गई है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ आधिपत्य की बात करते हैं। उनके पास अधिकार है, उसी को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग कहते हैं कि अब हम इसी इन्वायरमेंट में हो गए हैं, हम अपने आप को भारतीय समझते हैं। ठीक है, परंतु अधिकतर ये स्थानीय जनता से घना संपर्क नहीं बना पाते हैं और इंग्लैंड की सहायता की अपेक्षा करते हैं। इनका अंग्रेजियों से रक्त संबंध होना, अंग्रेजी का इनकी जन्मजात और साधारण बोलचाल की भाषा होना और उनका धर्म से ईसाई होना भी उन्हें अपना विदेशी रूप बनाए रखने में सहायक होते हैं। उनकी समूची संस्कृति अंग्रेजी विचारधारा और रहन सहन से प्रभावित तथा अनुप्रमाणित है। तथापि अब वे धीरे धीरे देश के नित्य बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होते जा रहे हैं। तो ये है अगला, जिसे आगल भारतीय या एग्लो भारत भी समुदाय के लोग भी बोला जाता है। इनका हमने एक फोटो भी इसमें इंक्लूड किया आज के प्रेजेंटेशन में, जिसमें आप देख पा रहे हैं एग्लो इंडियन का फोटो यहाँ पर है। इनका परिवेश, इनका रहन सहन, रूटीन, वो भी सब कहीं ना कहीं वही ब्रिटेन का है, जिसमें महिला यहाँ पर धूम्रपान कर रही है। इसमें भारतीय संस्कृति
पुरोधा संस्कृति है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सनातन है। सनातन क्या होता है? जो पौराणिक रूप से चलता आ रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा, जिसका प्रागट्य कोई बता नहीं सकता, जिसका कहीं कोई इस प्रकार का बेस नहीं है। नहीं, जहाँ प्रकृति स्टार्ट होती वहीं ये धर्म स्टार्ट होता है। तो भारतीय संस्कृति बहुत कुछ संजोए लिए हुए है। पौराणिकता, धर्म ग्रंथ, संस्कृति, इन सब को एक श्रृंखला में पिरोए हुए, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो संस्कृति टिकी हुई है वो भारतीय संस्कृति है। कई विदेशी संस्कृति बनी और खत्म हो गई। पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति पर हावी अवश्य हुई, हमारी संस्कृति में मिली अवश्य, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। और हम वर्तमान समय की नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को ये बता देना चाहते हैं कि आप सबसे पहले कुछ बने या न बने, एक सच्चे भारतीय, एक अच्छे भारतीय बने। और अच्छे भारतीय, एक सच्चे भारतीय, भारतीय संस्कृति के अनुरूप चलने वाला होगा। उसके आचरण, उसके विचार सही होंगे तो कहीं ना कहीं समाज में जो विभेदीकरण है, जो समस्याएं पनप रही है, वो समस्याएं नहीं पनपेगी, नहीं बढ़ेगी। यदि आप एक सच्चे भारतीय बन जाते हैं। स्थिति का ही दूसरा स्लाइड ये है। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 81 यह भी कहता है कि किसी राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या ऐसी होगी कि उस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात, यह हमने अभी बात डिटेल किया था। क्या कहा गया कि लोकसभा की सीटों की ऐसी होगी कि उस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात जहां तक संभव हो सभी राज्यों के लिए समान हो। एक अनुपातिक दृष्टि से यदि देखा जाए, भैया किसी, जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि किसी राज्य की संख्या, वहां के लोगों की संख्या 10 करोड़ और दूसरे राज्य की संख्या 15 करोड़, तो 15 करोड़ वालों के पास 3 सांसद, हम उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, 3 सांसद दिए। हालांकि इसका जो निर्धारण है वो 60 लाख है। समझने के लिए 3 सांसद दिए 15 करोड़ वालों को, जिसकी जनसंख्या है, और 10 करोड़ वालों को 2 सांसद दिए, तो है तो बराबर ना। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर निर्धारण किया। तो बहुत अच्छा निर्धारण यहाँ पर किया गया, तो बराबर रहेगा। नहीं तो यहाँ पर 20 सांसदों के में भी कहीं ना कहीं उलझने खड़ी होगी। हालांकि यह तर्क उन छोटे राज्यों पर लागू नहीं होता है जिनकी आबादी 60 लाख से अधिक नहीं है, यानी 60 लाख से कम है। इसलिए कम से कम एक सीट हर राज्य को आवंटित की जाती है, भले ही उस राज्य का जनसंख्या सीट अनुपात उस सीट के लिए योग्य होने के लिए पर्याप्त नहीं हो, यानी 60 लाख से कम भी है और कोई एक पूर्ण राज्य है, छोटा राज्य है, तो उसे भी एक सीट का प्रावधान दिया कि भैया आपके एक सांसद लोकसभा में आकर के बैठेंगे, यानी निर्वाचन होंगे। ये प्रावधान लोकसभा के अंतर्गत दिया गया ताकि वो राज्य का भी प्रतिनिधित्व कर सके और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। अब आता है आर्टिकल नंबर 81। इसके बारे में कुछ बातें हम पहले ही समझ चुके हैं। अब सिर्फ जो अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा है उन बातों को हम पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संशोधन के अंतर्गत 331 में दिया हुआ है, तो 331 को भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उस उपबंध के अंतर्गत लोकसभा की संरचना 81 में की गई। लोकसभा पॉइंट पहला कहता है इसका, राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्य और ख क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी टोटल 550 का निर्धारण यहाँ पर कर दिया गया। खंड 2 क्या कहता है, यानी उपखंड है इसका, उसके अंतर्गत पहला पॉइंट कहता है, पॉइंट उपखंड 2 के अंतर्गत
पहले के लिए प्रावधान किया गया, यानी पहले यानी इस वन के लिए खंड वन के उपखंड क में प्रयोजन के लिए क के आधार पर किया गया। क्या किया गया? प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या अनुपात सभी राज्यों के यथासाध्य एक ही हो, सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। और अब ये बात हमने अभी पढ़ी थी, अनुपातिक रेशियो यहां पर निकाला जाएगा। और ख क्या कहता है? प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थलों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। सभी राज्यों में बराबर रेशो मिले उनको, ताकि ये ना कहा जाए कि हमें संसद की सीट या लोकसभा की सीट हमारे राज्य के लिए एक दी गई और इसके लिए 2 दी गई। यानी कल से ये बात आए तो अच्छे से कह सके भैया वहां की जनसंख्या ज्यादा है, वहां का अनुपातिक रेशियो ज्यादा है और आपके यहाँ का कम है। यदि दोनों को मिलाकर के देखें तो कहीं ना कहीं समान निर्धारण किया गया। और इसीलिए वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार की सर्वाधिक सीटें हैं। चलिए परंतु इस खंड के उपखंड क के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती। यानी एक सीट का प्रावधान तो है, लेकिन अगली सीट के लिए 60 लाख से अधिक होना जरूरी है, तभी जाकर के उनका रेशियो अनुपात किया जाएगा। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे पदाधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित है। यानी संसद में जिसके लिए विधि बनाई गई है और उसका निर्धारण किया है उसके द्वारा ही पुनः आवंटन किया जाएगा। परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या बात कही? तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब तक? जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता। यदि लोकसभा चल रही है तो उसका ऐसा नहीं कि अरे जनसंख्या का रेशो आया है अब हमें नया आवंटन करना चाहिए। जब तक विघटित नहीं, यानी उस लोकसभा का सेशन काल पूरा नहीं हो जाता तब तक वो लागू नहीं होगा, बना दिया जाएगा, लागू अगले सेशन से होगा। परंतु यह और ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावित होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो पुनः समायोजन के पहले विद्यमान था। ठीक है, चलिए तो यह आर्टिकल नंबर 82। 83 संसद के सदनों की अवधि कितने समय की होगी? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव अब संसद के सदन में दोनों सदन आ गए, राज्यसभा और लोकसभा। तो 83 के अंतर्गत पहले पॉइंट के अंतर्गत राज्यसभा है और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत लोकसभा है। ये भी बात ध्यान रखना है आपको। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, राज्यसभा निरंतर चलने वाली सभा है, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। उनका जो सेशन काल है उसके आधार पर सभी का परिवर्तन होता रहेगा और इसीलिए राज्यसभा हमेशा चलती है, नहीं उसके कुछ सदस्य नए निर्वाचित होकर के आते हैं और जिसका बहुमत होगा फिर वहां पर राज्यसभा के अंतर्गत वो एक बात अलग है, क्योंकि वहां पर बहुमत का नेता जो कि प्रधानमंत्री नहीं बनता, लेकिन राज्यसभा का यदि सदस्य है तो लोकसभा में आकर के वो मंत्री भी बन सकता है और
प्रधानमंत्री भी बन सकता है। बस शर्त है प्रधानमंत्री के लिए कि वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो। इसी प्रकार मंत्री के लिए भी वही है कि वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो। लोकसभा के लिए क्या कहा गया? लोकसभा यदि पहले से विघटित नहीं कर दी गई है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से, जो भी उसकी डेट है, से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। जैसे ऐसे लोकसभा विघटित हो जाएगी। परंतु उक्त अवधि को जब आपत्ति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी। यानी ऐसा लगता है कि अब चुनाव कराना संभव नहीं है, जैसे वर्तमान में वायरस की स्थिति को देखते हुए किसी निर्णय तक पहुंच पाना बड़ा कठिन, ऐसे में चुनाव बड़ा मुद्दा बन जाता है। यदि ऐसी स्थिति में चुनाव आ जाते हैं लोकसभा के तो उनको यथास्थिति कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाएगा। कितना? एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा की प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। यानी 6 महीने के लिए उसको बढ़ाया जा सकेगा। आर्टिकल नंबर 84 क्या कहता है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता क्या होगी? तो वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। ख क्या कहता है इसका? वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और ग भी इसका निर्धारण किया गया, उसके पास ऐसी अन्य अर्हता हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त की विहित की जाए, यानी बाहर किया जाए उसको, तो उसकी अर्हता यदि है तो वह लोकसभा और राज्यसभा के लिए योग्य होगा। अगला आता है 85। तो 85 क्या है? संसद के सत्र 17वां और उसका विघटन। तो किस प्रकार से विघटन होगा? उसमें राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, नहीं बुलाएगा उसको, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर इनमें होना चाहिए। दोनों बैठक में अंतर नहीं होगा। प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। अगला कहता है राष्ट्रपति समय समय पर क्या करेगा? सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। दूसरा कहता है लोकसभा का विघटन भी कर सकेगा। राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई। तो ये है आर्टिकल नंबर हमारे 81 से 85 तक के। अब हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपने पुराने अनुच्छेद को। चलिए, अब आपको ये बताना है कि भाग 1 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए, भाग 2 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद रखे गए, भाग 3 के अंतर्गत, भाग 4 के अंतर्गत और भाग 5 के अंतर्गत। ये आपको कमेंट करके बताना है। एक बार थोड़ा सा माइंड में रिवाइज करें। मैं उम्मीद है आपको वो याद आ जाए कि भाग 1 के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल है, भाग 2, 3 और 4 और 5 जो भी हम पढ़ रहे हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें। आपने रिवाइज किया होगा और आपको ये बात आ गई होगी। चलिए हम इसको बारे में देखते हैं। भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 तक के अनुच्छेद है। भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 तक के अनुच्छेद है। भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 है और भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 तक के हैं और 51 ए भी इसके अंतर्गत है।
जिसे मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। और भाग 5 के अंतर्गत 52 से 151 तक, तो अभी हम पीछे ही पढ़ रहे हैं, अभी तो हम 81 से 85 तक के ही पढ़ रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि इनके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है भाग 1 से 5 तक में। तो आपने उसका भी रिवाइज किया होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। 1 से 4 में संघोष के राज्य क्षेत्र हैं। 5 से 11 में नागरिकता दिया गया है पूरा। 12 से 35 तक मूल अधिकार है, ठीक है। इसके बाद 36 से 51 तक जो है कि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसके बाद 52 से स्टार्ट होता है भाग 5, जिसके अंतर्गत है कार्यपालिका। और कार्यपालिका में अभी तक हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 52 से 73 तक, मंत्रिपरिषद 74 से 75 तक, और भारत का महान्यायवादी, ये तो हमने अभी भी पढ़ा था पिछली क्लासेस में ही। तो भारत का महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत रखा गया। सरकारी कार्य का संचालन 77 से 78 दो में रखा गया, और संसद 79 से 88, जिसमें अभी तक हम 85 तक के आर्टिकल देख चुके होंगे। ठीक है, अगली क्लासेस में हम पुनः उपस्थित होंगे के साथ 86 से आगे के, 85 से आगे के यानी 86 से स्टार्ट करेंगे, तो आगे तक के अनुच्छेद के बारे में चर्चा